गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 8, जिसमें अलग अलग जो फाइनेंस के सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमने इसमें 3 फाइनेंसिंग सोर्स पढ़ चुके हैं। चौथा फाइनेंसिंग सोर्स भी हमने इसका मीनिंग और वो पढ़ लिया था कि लीज वित्तीयन क्या होता है। जब भी कंपनियां किसी ऐसी मशीन का प्रयोग करना चाहती हैं जो उनको कम समय के लिए करना है, तो वो उस मशीन को परचेज करने की बजाय उस मशीन को किराए पर लेकर के उसको यूज़ कर लेती हैं, तो उसे हम लीज वित्तीयन कहते हैं। इसके गुण हमने पढ़ लिए थे कि जो कंपनियां होती हैं वो इतनी महंगी महंगी जो मशीनें होती हैं उनको वो खरीदनी नहीं पड़ती, वो उसको किराए पर लेकर के यूज़ कर लेती हैं और कम पैसे में अपना काम चला लेती हैं। अब हम आज की इसकी पढ़ेंगे लिमिटेशन यानी सीमाएं, यानी इसकी कमियां क्या है। तो नंबर 1, परिवर्तन या संशोधन की अनुमति नहीं, यानी इस प्रकार जो भी संपत्ति कंपनी के द्वारा यूज में ली जाती है किराए पर ला करके, कंपनी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती। वो जैसी लेकर के आती है वैसी की वैसी उसको वापस लौटानी पड़ती है। सेकंड इसका है नवीनीकरण, यानी अगर मान लीजिए कि कंपनी ने वो मशीन 15 दिन के लिए ली है और 15 दिन में उसका काम पूरा नहीं होता, तो वो उसको 15 दिन से आगे अगर अवधि को बढ़वाना चाहे तो वो संभव नहीं होता, क्योंकि उसका नवीनीकरण संभव नहीं होता, क्योंकि वो संपत्ति फिर किसी और को किराए पर देनी होती है। फिर निर्धारित अवधि से पूर्व समाप्ति पर ऊंची राशि, अगर मान लीजिए कंपनी ने वो 15 दिन के लिए उधार ली थी या 15 दिन लीज पर ली और 15 दिन से पहले ही उसको ये पता चलता है, मान लीजिए 5-7 दिन में उसको ये पता चल जाता है कि ये जो मशीन है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और वो काम नहीं आ रही है, तो अगर वो समय से पहले उसको लौटाना चाहे तो उसके लिए उसको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वो जितने समय के लिए उसने लिए उतना पेमेंट उसको करना ही पड़ेगा, तो उसको इसके मामले में लॉस हो सकता है। फिर स्वामी नहीं, यानी जो संपत्ति किराए पर ली जाती है, जैसे कि हम ये कहें कि एक किराए पर रहने वाला व्यक्ति मकान का मालिक नहीं हो सकता, तो किराए पर लाई हुई संपत्ति का किराएदार ही कहलाएगा, वो उसका मालिक नहीं कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी 5वां जो इसका टॉपिक है वो है सार्वजनिक जमा। सार्वजनिक जमा ऐसे होती है जैसे कि जनता अपना पैसा बैंक में जमा कराए तो उसको ब्याज दिया जाता है, इसी प्रकार से अगर जनता अपना पैसा कंपनी में जमा कराए तो कंपनी भी उसको ब्याज देती है। तो ये सार्वजनिक जमा कहलाती है कि जो कंपनी के अकाउंट में डायरेक्ट जनता के द्वारा पैसा जमा कराया जाता है, यानी पब्लिक डिपॉजिट। अब इसमें सीधी जमा होती है, डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में पैसा जाता है, कोई शेयर्स या डिबेंचर जैसा सिस्टम नहीं होता। फिर ब्याज दर अधिक होती है, यानी जो पब्लिक है या जनता है वो अपना पैसा, क्योंकि अगर वो अपना पैसा बैंक में जमा कराती है तो रिस्क कम होता है, लेकिन अगर इसकी बनिस्बत वो कंपनी में पैसा जमा कराती है तो रिस्क ज्यादा होता है। इसलिए कंपनियों को बैंक की जो प्रचलित ब्याज दर होती है उस ब्याज दर से अधिक ब्याज देना होता है, तब जाकर के जो पब्लिक होती है वो कंपनी में सार्वजनिक जमा के रूप में पैसा जमा कराती है। तो ये सीधी जमा है एक तो, और दूसरा ब्याज दर जो होती है वो बैंक से अधिक होती है। फिर ये लघु अवधि की होती है, यानी 1 वर्ष से कम, ज्यादा समय के लिए इसको उधार नहीं लिया जा सकता। इसके बाद सार्वजनिक जमा के रूप में कंपनियां जो पैसा इकट्ठा करती हैं मार्केट से, अगर उसके बजाय उनको लोन लेना पड़े तो लोन लेने में उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है। इस प्रकार से पैसा लेने में उनकी जो लागत होती है, यानी इस प्रकार का पैसा लेकर के जो कार्यवाही करनी पड़ती है, प्रोसेस करना पड़ता है, उसमें लागत कम आती है। कोई भी कंपनी सार्वजनिक जमा यानी पब्लिक डिपॉजिट जो है आरबीआई की परमिशन से ही ले सकती है, यानी उसको सार्वजनिक जमा लेने से पहले आरबीआई से स्वीकृति लेनी होगी। इसके बाद है आपके इसके गुण, यानी इसमें क्या क्या अच्छाइयां हैं। प्रक्रिया सरल है, जैसे हम इसकी तुलना कर रहे हैं लोन से, ऋण से, कि अगर कंपनी को सार्वजनिक जमा के रूप में पैसा लेने के बजाय लोन से पैसा लेना होता, ऋण के रूप में पैसा लेना होता, तो वो उसकी प्रक्रिया थोड़ी कठिन है, यानी उसमें जो लिखा पड़ी होती है, कागजी कार्यवाही होती है वो ज्यादा होती है, और इसकी प्रक्रिया जो है वो सरल है, ये आसानी से प्राप्त हो जाती है। इसके बाद ऋण की लागत भी कम आती है, यानी अगर लोन लेगी तो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, उसको खर्चा ज्यादा आएगा, जबकि इस प्रकार से जो पैसा लिया जा रहा है उसकी लागत भी कम पड़ रही है। फिर इस प्रकार से परिसंपत्तियों पर भार नहीं, यानी अगर लोन लिया जाएगा कंपनी के द्वारा तो कोई ना कोई संपत्ति गिरवी रखी जाएगी, इस प्रकार पैसा इकट्ठा करने में कंपनी को अपनी कोई भी संपत्तियां गिरवी नहीं रखनी होती। फिर वोट का अधिकार नहीं, यानी जैसे हम कहें कि अगर कंपनी समता अंश जारी करती है, सामान्य शेयर जारी करती है, तो उसके खरीदने वाले लोग जो है कंपनी में
वोटिंग सिस्टम के अधिकार रखते हैं। ये इस प्रकार का इनके पास कोई अधिकार नहीं होता। अब इसकी सीमाएं यानी इसके दोष क्या हैं? कोष जुटाना कठिन, यानी अगर कंपनी को तुरंत पैसा चाहिए तो ये कंपलसरी नहीं है कि सार्वजनिक जमा के रूप में उसके पास पैसा आ ही जाए। नेक्स्ट है विश्वास योग्य नहीं। अब विश्वास योग्य स्रोत क्यों नहीं है? क्योंकि जनता जो है वो बैंक में पैसा जमा कराना तो आसानी से स्वीकार कर लेती है, लेकिन कंपनियों में पैसा जमा कराना आसानी से स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उनको कंपनियों के ऊपर कम विश्वास होता है। इसके बाद है बड़ी राशि जुटाना कठिन। अगर कंपनी को बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए, ज्यादा मात्रा में पैसा चाहिए, तो इस माध्यम से कंपनी पैसा जुटाना आसान नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि जनता पैसा जमा ही ना कराए। इसके बाद है आपके वाणिज्यिक पत्र यानी कॉमर्शियल पेपर जो होते हैं। ये कॉमर्शियल पेपर क्या होते हैं? एक कंपनी एक बॉन्ड के जैसे लिख करके साइन करके और दूसरे कंपनी को बेच देती है और उसके बदले में लोन ले लेती है, तो ये एक प्रकार से लोन के जैसे काम करते हैं जो वाणिज्यिक पत्र होते हैं यानी कॉमर्शियल पेपर होते हैं। ये इनकी जो शुरुआत है वो 90 से प्रारंभ हुई है, यानी ये 1990 से शुरू हुए हैं और इनकी जो अवधि होती है वो 90 दिन से लेकर के 364 दिन। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि 365 नहीं है, यानी पूरा एक वर्ष नहीं है। 90 दिन से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 90 दिन से लेकर के और 364 दिन यानी एक वर्ष से कम के लिए इनको जारी किया जाता है। ये गैर जमानती होते हैं प्रतिज्ञा पत्र। गैर जमानती का मतलब इनके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, जो परचेज करने वाला व्यक्ति है उसका अपना रिस्क होता है। फिर ये भी आरबीआई की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसमें आरबीआई की स्वीकृति के बिना इनको भी जारी नहीं किया जा सकता। फिर जो अच्छी गुडविल वाली फर्म होती हैं, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, वो फर्में ही इस वाणिज्यिक पत्र को जारी करके पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। अब इसके लाभ क्या हैं? कोई जमानत नहीं रखनी पड़ती, यानी किसी भी संपत्ति को गिरवी नहीं रखना पड़ता, आसानी से ये पैसा मिल जाता है। फिर स्वतंत्र हस्तांतरण, क्योंकि ये एक प्रकार का कागज होता है जिस पर जो चीजें लिखी हुई थी उसके बदले में पैसा उधार दिया जा रहा है कंपनी को, तो ये कागज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से बेचा जा सकता है, यानी इसका हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। फिर इसमें लागत कम आती है, यानी खर्चा कम करना पड़ रहा है, क्योंकि एक पेपर के माध्यम से ही लाखों रुपया जो है कंपनी को आसानी से उधार मिल रहा है, तो इसकी लागत भी कम होती है। फिर लगातार एक अवधि पूरी होने पर नवीनीकरण। मान लीजिए कि कंपनी ने 90 दिन से 64 दिन के अंदर एक पेपर जारी किया और उसको 364 दिन के बाद भी पैसा चाहिए, तो वो इसको रिन्यू कर देगी, यानी नवीनीकरण कर देगी और इसकी तिथि को और आगे बढ़ा देगी। तो इसमें अवधि पूरी होने पर उसका नवीनीकरण किया जा सकता है, जबकि लोन में ऐसा नहीं किया जा सकता। लोन की अवधि पूरी होने पर कंपनी को लोन चुकाना ही पड़ता है। फिर अच्छा प्रतिफल, जो कंपनियां जिनके पास, जो संस्थाएं जिनके पास पैसा बहुत सारा है और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उनको ये अच्छा एक प्रकार सा माध्यम है, वो अच्छे प्रतिफल के बदले इसको इशू कर सकती हैं, जारी कर सकती हैं। अब इसकी हैं सीमाएं। अच्छी गुडविल वाली फर्में जारी कर सकती हैं, नॉर्मल गुडविल वाली फर्म इस तरीके से पैसा नहीं ले सकती। अतिरिक्त रोकड़ तक, यानी कंपनी को उतना ही पैसा मिल सकता है जितना कि सामने वाले व्यक्ति के पास अवेलेबल है, यानी सामने वाली फर्म या सामने वाली संस्था जितना आपको पैसा उधार देना चाहती है, आप उतना ही उधार पैसा इससे ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद है आपकी भुगतान तिथि पर भुगतान अनिवार्य, यानी जब उसकी भुगतान तिथि है यानी सीमित है और भुगतान तिथि पर इसको भुगतान करना अनिवार्य होता है। यानी आपने अगर मान लीजिए कि 90 से 364 दिन जारी किया है और सामने वाला इसको रिन्यू नहीं करना चाहता, नवीनीकरण नहीं करना चाहता, तो आपको इसका पेमेंट करना ही पड़ेगा। अब हमारे पास जो 7th आ रहे हैं वो आ रहे हैं अंशों का निर्गमन, यानी जो हम मार्केट में शेयर की बात सुनते हैं, ये शेयर्स जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं और इसमें जो फर्स्ट शेयर है वो है समता अंश, यानी इक्विटी शेयर, जिसको हम कहते हैं इक्विटी शेयर। ये समता अंश जो होता है ये मालिकों वाली कैपिटल होती है, स्वामी ओनर्स कैपिटल होती है, यानी मालिक पूंजी होती है, यानी जो समता अंश खरीदते हैं वो व्यक्ति कंपनी के मालिक कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं पूर्वाधिकार अंश, यानी प्रेफरेंशियल शेयर। ये जनता में जारी किए जाते हैं, जिनकी हम शेयर मार्केट में न्यूज सुनते हैं कि मार्केट में शेयर्स बेचे जा रहे हैं। हमारा ये टॉपिक इतना आज हो गया है, इसके आगे हम कल टॉपिक को करेंगे, यानी अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे।